सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं। कुल मिलाकर विकास किस तरह से सोनीपत में हो रहा है, किस तरह विकास की ओर सोनीपत और आगे बढ़ रहा है, मूलभूत सुविधाएं क्या जनता तक पहुंच पा रही हैं या फिर नहीं पहुंच पा रही हैं, क्या और संभावनाएं सोनीपत के विकास के लिए हो सकती हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज विस्तार से हम अपने मंच सोनीपत कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और अपने इस सत्र की हम शुरुआत करें, अपने इस मंच की हम शुरुआत करें, पहले सेशन की शुरुआत करें उससे पहले, क्योंकि जब भी कोई शुभ काम करना होता है तो अपने आराध्य को हमेशा याद किया जाता है और इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम दीप प्रज्वलन के साथ ही करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं अपने खास मेहमानों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा। हमारे साथ छोटू राम आर्य कॉलेज के चेयरमैन सुरेंद्र दहिया जी हैं। सुरेंद्र जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। साथ ही सुरेश कालरा जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए दीप प्रज्वलन के लिए। डॉक्टर गौरव, आप मंच पर आएं और नरेंद्र खत्री साहब, आप भी मंच पर आएं दीप प्रज्वलन के लिए। साथ ही इंडिया न्यूज हरियाणा के इनपुट एडिटर राज वर्मा से आग्रह करूंगा, राज जी आप मंच पर आइए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इंडिया न्यूज हरियाणा की दीपक शर्मा भी मौजूद हैं। दीपक, आप मंच पर आएं। साथ ही इंडिया न्यूज हरियाणा के आउटपुट हेड मुकेश पवार जी, आपसे मैं आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। हमारे मार्केटिंग हेड अनिल नरवाल साहब, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। और आप सभी से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम की आप लोग शुरुआत करें। पहले सेशन की हम शुरुआत करेंगे और हमारा जो पहला सत्र है वो हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। इस सत्र में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस क्षेत्र में किस तरह से आगे सोनीपत में काम हो रहा है। हमारी जो खास मेहमान इस सत्र में होंगे, उजाला सिग्नस जेके हिंदू अस्पताल से यूनिट हेड हैं सुरेश कालरा जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ सुरेश कालरा जी का स्वागत करिए। हमारे साथ ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मिस्टर गौरव हैं। गौरव जी, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आएं। साथ ही छोटू राम आर्य कॉलेज से प्रिंसिपल नरेंद्र खत्री साहब, आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर आइए। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी खास मेहमानों का स्वागत करिए। और इस सत्र को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी सीमा। तो हेल्थ और हेल्थ एजुकेशन में किस तरह सोनीपत के अंदर काम हो रहा है, किस तरह स्वास्थ्य की सेवाएं लोगों तक पहुंच पा रही हैं, इसके साथ ही हेल्थ एजुकेशन में किस तरह से सुविधाएं स्टूडेंट तक पहुंच पा रही हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन तमाम पहलुओं को समझने के लिए हमारे इस सत्र में खास चर्चा होगी। बने रहिए। सीमा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पराग, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं हेल्थ को लेकर के, हेल्थ एजुकेशन को लेकर के और एजुकेशन को लेकर के। काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है और इसी की हम शुरुआत करते हैं।
शुरुआत काफ़ी ज़्यादा हम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज हम बात जिस प्रकार से करने वाले हैं स्वास्थ्य को लेकर के। अब हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा विकास में काफ़ी ज़्यादा अग्रसर नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के बात करते हैं। सत्र की शुरुआत सुरेश काड़ला जी आप ही से करना चाहेंगे। चलिए सुरेश जी, अगर बात करें यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि आप पूरे यूनिट हेड हैं, आप उजाला सिग्नस जेके हिंदू हॉस्पिटल के, किस प्रकार से आपका अहम योगदान आपका और आपके हॉस्पिटल का स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो उजाला सिग्नस जेके हिंदू हॉस्पिटल की या उजाला ग्रुप की बात करें तो हम जो स्वास्थ्य सेवाएं अपनी है छोटे छोटे चौपाल में, गांव में जाकर सेहत चौपाल एक हमारा कार्यक्रम है जिसके तहत हम हर गांव में चाहे वो जितना भी पॉपुलेशन हो, कम से कम पॉपुलेशन सिटी में, सब जगह के सेहत चौपाल लगा रहे हैं, जिसमें हमारे स्पेशलिस्ट जो हैं, एक डॉक्टर रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ और कुछ इन्वेस्टिगेशन भी वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनका गांव से शहर तक आना मुश्किल होता है, तो हम वहाँ पे उसको स्क्रीनिंग करने के बाद जो डायग्नोज बनता है उसके बाद हम उसके गाइड करते हैं कि आपको हॉस्पिटल में आके ऐसी इन्वेस्टिगेशन करानी है, जिन इन्वेस्टिगेशन पे भी एक बहुत अच्छा हम डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अब मोदी जी ने जो स्टार्ट किया था आयुष्मान भारत प्रोग्राम के तहत भी हम बहुत सारी सेहत चौपाल लगा रहे हैं। उसके तहत हॉस्पिटल में जो भी मरीज़ आता है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है कि आपने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो यहाँ पर ट्रीटमेंट आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं। गौरव जी, आप ऑर्थोपेडिक हैं और काफ़ी ज़्यादा योगदान आपका भी रहा है स्वास्थ्य क्षेत्र में। किस प्रकार से अगर बात यहाँ पर की जाए कि ऑर्थोपेडिक्स का मौका यहाँ पर बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन की भी हम बात कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से जागरूक किया जाता है? गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ फैसिलिटी और आपकी तरफ से क्या कुछ सहयोग? यूथ के लिए, यंग जनरेशन के लिए मेरा एक मैसेज है, मोबिलिटी इज़ लाइफ। अगर आप चलते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ऑर्थोपेडिक्स की 90% बीमारियां सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक हो सकती हैं जी। फॉर एग्जांपल सबसे कॉमन प्रॉब्लम है लो बैक, कमर दर्द, घुटने में दर्द होना या स्पोर्ट्स इंजरी होना। अगर आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स में इंजरी हो जाती है। इन सब में अगर आप एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपको इंजरी होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। इसके अलावा हम एजुकेटिव वीडियोज़ बनाते हैं, हाउ टू डू एक्सरसाइजेज, स्पाइन की एक्सरसाइजेज, घुटने की एक्सरसाइजेज, सर्वाइकल स्पाइन की एक्सरसाइजेज। इन सब वीडियोस को हम डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा लोगों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जैसे कि बच्चे हैं, हरियाणा हमारा सोनीपत खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो हम स्पोर्ट्स के बच्चों को इंजरी ना हो उसके लिए हम एजुकेटिव टॉक्स करते हैं। जैसे हम कमिंग वीक सुभाष स्टेडियम में भी टॉक कर रहे हैं और डिफरेंट स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हम वहाँ जाके बच्चों को एजुकेट करते हैं कि हाउ टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। और सबसे ज़रूरी मैसेज मैं आपको ये देना चाहूँगा, जब भी आपको चोट लगे, तारी चोट लगे, तब आपको गर्म सिकाई नहीं करनी है। तारी चोट में हमेशा आइस पैक करना है, बर्फ़ की सिकाई करनी है। कई बार लोग इसका ऑपोजिट कर लेते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, दर्द बढ़ जाता है। अगेन मेरा वही मैसेज रहेगा, मोबिलिटी इज़ लाइफ। अगर आप चलते रहेंगे, आप एक्सरसाइज करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, आपने बहुत बेहतरीन चीज़ यहाँ पर कही कि डिजिटल आप चीज़ों को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज के दौर में चीज़ें डिजिटल हो रही है, इससे ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँच रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ सुरेंद्र दहिया जी हैं, चेयरमैन हैं CRA कॉलेज का। सर, क्योंकि आप एक एजुकेशन पूरे हब को चला रहे हैं, आप बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, किस प्रकार का सहयोग आपका रहा है और साथ ही साथ किस प्रकार से अगर बात की जाए कि सरकार के द्वारा सहयोग मिलता है आपको? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। जहाँ तक रही एजुकेशन की बात, हम प्रयास करते हैं सामाजिक दृष्टि से सभी मिलके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। जो यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो व्यवस्थाएं हम देने का काम करें। यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी PG कोर्सेज़ हैं और जो भी सुविधाएं हैं वो हम अपने स्तर के ऊपर यहाँ देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं बड़े खुल के कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से 0 ही कह दूँ तो मैं वो ज़्यादा अच्छा है, एक भी सहयोग नहीं मिलता है हमें। आज पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आंकड़ों के आधार से लिखित कागज़ आपके समक्ष रख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर 380 सैंक्शन पोस्ट हैं प्रोफेसर्स की, ऑलमोस्ट 60% खाली पड़ी हैं, कोई भी रेगुलर टीचर नहीं है।
नॉन टीचिंग के अंदर 1760 पोस्ट हैं, 1000 से ज़्यादा पोस्टें वहाँ खाली पड़ी हैं। आपकी मुरथल यूनिवर्सिटी यहाँ है, मुरथल यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर 391 पोस्ट हैं रेगुलर की, वहाँ पर 60% खाली पड़ी हैं। आपकी नॉन टीचिंग की 511 हैं, 300 से ज़्यादा वहाँ पे खाली पड़ी हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस स्थान के ऊपर आप बैठे हैं, ये सारी की सारी हम अपनी व्यवस्था से कराते हैं। मेरे पास 50 के करीब रेगुलर पोस्ट हैं और आप हैरान होंगे इस बात के लिए कि सरकार कर क्या रही है कि 40 पोस्ट खाली पड़ी हैं, कोई परमिशन नहीं दी जाती। और लिखित में पत्र है कि सरकार ये कहती है कि हम कोई व्यवस्था नहीं कर सकते, आप अपना सेल्फ खड़े हों। जब सरकार टैक्स आपसे सुबह सवेरे लेती है, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, अनेक यूनिवर्सिटियों की सोनीपत में स्थापना होती है, अनेक स्टाफ उस वक्त था। आज क्या दिक्कत हो रही है? आज जो ये स्टेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 60,000 करोड़ के ऊपर छोड़ के गए थे कर्ज पे, आज 3.5 लाख करोड़ कर्ज इस प्रदेश पे है। तो आज जा कहाँ रहा है पैसा? आप यूनिवर्सिटी आप बना रहे, टीचर आप लगा नहीं रहे। पिछले साल आरटीआई के माध्यम से पार्लियामेंट के अंदर मेरे पास वो भी लिखित कागज है जिसके अंदर इन्होंने 292 स्कूल तो एकदम से बंद कर दिए। और कितना शानदार नियम है, ये सारे आप ऑडियंस बैठे हैं। अगर कोई आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला कराता है तो उसको 400 और 500 रुपये देने पड़ेंगे, और वो व्यक्ति अगर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराता है तो सरकार उसको 1500 देगी। अर्थ सिंपल है कि सारी सरकारी व्यवस्थाएं खत्म कर दीजिए, उसके बाद जो करना है जिसने करना। तो हालात इतने दयनीय हैं। मेरा कहने का आपको तात्पर्य ये है कि लिखित में आपको बताता हूँ, ट्रिब्यून की ये खबर है। उस ट्रिब्यून की खबर में आप देखोगे, उसमें ये लिखा कि सरकार ने एक नियम बनाया कि 20 किलोमीटर के ऊपर हम कॉलेज बनाएंगे। 67 कॉलेजेस की घोषणा की गई। आज उन 67 कॉलेजेस कोई मंदिर में लग रहा है, कोई सरकारी स्कूल में लग रहा है। आपके मोहाना में चले जाओ, आपके बुटाना में चले जाओ, आपके ये विधायक जी आए हुए हैं, ये कह के थक गए, विधानसभा में कह के थक गए कि मेरे यहाँ तो आपने चुनाव में बड़ौदा के अंदर, उस बुटाना के अंदर यूनिवर्सिटी बनाने की कही थी, आज तक एक काम नहीं करते। मेरा कहने का तात्पर्य आप सबको ये है कि सरकार को समझ लेना चाहिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो शिक्षा है, और शिक्षा पूर्ण तौर पर ध्वस्त कर दी, ये मेरा कहना है। चलिए, बिल्कुल सही बात, शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अच्छी बात यह है सर कि आप इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ नरेंद्र खत्री जी हैं, प्रिंसिपल हैं CRA कॉलेज के। और सर आपसे जानना चाहेंगे, देखिए शिक्षा को लेकर के आज हम जिक्र करते नज़र आ रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अहम भूमिका भी निभाते नज़र आ रहे हैं, तो आपकी तरफ से किस तरह का योगदान, और साथ ही साथ क्योंकि बच्चों को एजुकेट करना है, डिजिटल की तरफ भी लेकर के जाना है, जो कि आजकल वक्त की मांग है, उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं आप? सर्वप्रथम मैं इस सभागार में उपस्थित समस्त डिग्निटीज़, गेस्ट, आप लोगों सभी का धन्यवाद करता हूँ। आज की वर्तमान शिक्षा नीति किस तरफ जा रही है, मेरे को लगभग 15 वर्ष एज ए प्रिंसिपल हो चुके हैं। मैं देखता हूँ कि वर्तमान में मेरे पास लगभग 40 पोस्ट वैकेंट पड़ी हैं, जैसे अभी दहिया साहब ने भी कहा। तो उनके लिए मैं बार बार गवर्नमेंट को लेटर लिख चुका हूँ, DGHE को। उनकी अभी तक कोई परमिशन नहीं दी गई, ना दी ही उस पर कोई कमेंट करते हैं, ना ही उसको रख करके अपनी जगह बैठ जाते हैं। और उसके लिए हमारे कोई जितने भी जो साथी हैं, जो हमारे प्रोफेसर साहिबान लगते हैं, मेरे पास मात्र केवल 11 स्टाफ मेंबर है रेगुलर, और उसके पास लगभग 52 ऐसे कैंडिडेट लगाए जाते हैं जो अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज लेवल पे ही गाड़ी खींची जाती है। मगर इस प्रकार की जो पद्धति जो हमारी शिक्षा नीति में रहेगी, किस प्रकार से हम लोग शिक्षा को आगे ले जा पाएंगे, उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, पीछे कोरोना काल आया था, लगभग 2 वर्ष हमारा काफ़ी शिक्षा क्षेत्र को ध्वस्त करके निकल गया। उस समय सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। मगर आज वर्तमान समय में जब कोरोना देश में नहीं है, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्यों, फेस टू फेस क्यों नहीं? अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए कॉलेज में आता है तो सबसे पहले उसकी संतुष्टि ज़रूरी है कि मैं लगभग 3 या 4 वर्ष के लिए मैं अपने बच्चे को किसी कॉलेज में छोड़ूंगा
तो उसके लिए ये उपयुक्त स्थल हुआ। परंतु आज फिर मैं आपको रोशन करना चाहूँगा कि आज की जो पद्धति के आधार के ऊपर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। हमारे कुछ साथी यहाँ पर भी बैठे हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्णतः तत्पर हैं, मगर 17 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होना था, उसको सरकार ने जाकर के MS पोर्टल पर लगभग 19 तारीख को शाम को 5 बजे पोर्टल ओपन हुआ। और ये ज़रूरी है काफ़ी ज़्यादा। हालांकि देखिए आपने यहाँ पर जिक्र किया कि ऑनलाइन की वजह से काफ़ी लेट भी होता है, लेकिन वक्त की हालांकि मांग भी है। सर आपके पास वापस लौटेंगे। सुरेश कार्ला जी यूनिट हेड लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेश जी, हम बात हेल्थ को भी लेकर के कर रहे हैं, काफ़ी अहम है हेल्थ पे बातचीत करना, हेल्थ को समझना। अब यहाँ अगर हम इससे पहले हमने जिक्र किया था सर कि किस तरह का सहयोग आपका रहा है हेल्थ के तौर पर। अब बात इंफ्रास्ट्रक्चर पर कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं भी बन रही हैं। जितनी ज़रूरत है कि ये चीज़ों की ज़रूरत है हॉस्पिटल में, क्या वो सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं? क्या मरीजों को तमाम चीज़ें मिल पा रही हैं जिससे कि उन्हें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? सोनीपत में स्थिति क्या? सोनीपत का अगर हम देखा जाए तो सोनीपत में हर वो फैसिलिटी है जो लोगों तलाश करते हैं कि दिल्ली जाना है या किसी और बड़े हॉस्पिटल में जाना है। अब हम सोनीपत को लेके चले तो सोनीपत में कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है कि जहाँ पे हमारा CT स्कैन ना हो या फिर अल्ट्रासाउंड हाई क्वालिटी ना हो, इको ना हो, कैथ लैब ना हो। कैथ लैब ऐसा वो चीज़ है जिसमें प्रोसीजर करते हैं एंजियोप्लास्टी का, स्टंट डालने का, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। फिर भी लोगों के अंदर मिथ है कि नहीं हम दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके और बेटर डॉक्टर्स मिलेंगे। डॉक्टर्स भी वही हैं, सामान भी वही हैं, करने वाले भी वही एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे। बस ये मिथ बना हुआ है कि नहीं दिल्ली ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सोनीपत में सब कुछ अवेलेबल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी। देखिए बहुत अहम चीज़ आपने बोली कि एक मिथ बना हुआ है कि हमें दिल्ली जाकर के ही सारी चीज़ें मिलेगी, हालांकि सोनीपत में भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर है। गौरव जी हमारे साथ ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर लगातार मौजूद हैं। गौरव जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सोनीपत की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या सोनीपत की जनता के लिए काफ़ी है? देखिए 100% तो दुनिया में कहीं भी काफ़ी नहीं है, बट 99.9% फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पे हैं। रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट, रोबोट नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस हो चुके हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट तक हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और स्पाइन सर्जरी होगी, जॉइंट रिप्लेसमेंट हो गए, दूरबीन के ऑपरेशन है, आर्थ्रोस्कोपी है, शोल्डर रिप्लेसमेंट, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सोनीपत में कोई नहीं करता था पहले, हमने वो भी किए हैं। तो ऐसी ऑर्थोपेडिक्स में तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई चीज़ है जो सोनीपत में हो और बाहर ना हो। दिल्ली में है और सोनीपत में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्थोपेडिक्स में तो नहीं है। बाकी नोबडी इज़ परफेक्ट, तो 100% तो आपको US में जाके भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, और ये बहुत बेहतरीन चीज़ आपने बोली। हालांकि एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट हो गया कि 100% कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन चीज़, बेहतरीन सुविधाएं यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलते नजर आए। सरकार भी हालांकि इस पर बहुत काम और बहुत दावे करती नजर आती है। आपके पास हम वापस लौटेंगे। नरेंद्र खत्री जी हमारे साथ हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं CR कॉलेज के। देखिए इससे पहले भी नरेंद्र जी हम जिक्र कर रहे थे शिक्षा को लेकर के। शिक्षा और स्वास्थ्य आपस में काफ़ी ज़्यादा तालमेल रखते नजर आते हैं। ये दोनों ही वो चीज़ हैं जो किसी भी देश, किसी भी राज्य की नींव होते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है इन दोनों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना। शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो यहाँ पर शिक्षा को लेकर के इससे पहले डिजिटल हमने बात की। अब अगर बात बच्चों की जाए तो उनको किस तरह का एजुकेशन दिया जाए, किस तरह का एजुकेशन दिया जाए जिससे कि समाज में वो अपना अस्तित्व जो तलाशने की कोशिश करते हैं उसमें उन्हें मुश्किल ना हो। मैडम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि किसी भी देश को आगे की तरफ जाना है या हमें विकसित होना है तो सबसे पहले स्वास्थ्य है, क्योंकि कहते हैं कि सबसे पहले निरोगी काया। अगर निरोगी काया होगी तो स्वस्थ के साथ साथ हम अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं। जिस देश में कोई भी भले देश हो उसमें अगर लोग शिक्षित होंगे, अच्छा हॉस्पिटलिटी सिस्टम होगा, वो देश स्वाभाविक है आगे पहुंचेगा। मैं इसके साथ साथ आज की जो आधुनिक शिक्षा नीति के बारे में, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आज वर्तमान में किस प्रकार से स्टूडेंट को किस प्रकार की एजुकेशन दी जानी चाहिए जिससे कि उसको प्रोफेशन आसानी से मिल जाए। आज वर्तमान में हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए स्टूडेंटों के लिए कि जिससे कि उसको रोज़गार के लिए, रोज़गार से संबंधी जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है जिसको नेशनल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, मगर उस चीज़ के लिए सरकार ने चाहिए कि पहले प्रिंसिपल और वाइस चांसलर की एक साथ मीटिंग होनी चाहिए, जिससे कि
किसी भी प्रकार की पद्धति में अगर गलती रह जाए तो उसको पूर्ण रूप से ठीक किया जा सके। तो ऐसी अवस्था के दौरान अभी पीछे चंद दिनों पहले कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ऊपर इस पैटर्न को अडॉप्ट किया गया कि भाई ये नई शिक्षा नीति के तहत पूरी स्टेट यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है वो केवल मात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ही करेगी स्टार्ट। मगर चंद दिनों पहले एक रिजल्ट आया कि उसको भी छोड़ दीजिए, अगले साल देखेंगे। मगर इसी प्रकार से मैं एक बार फिर आपके क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि सरकार ने अभी चंद दिनों पहले एक लेटर रिलीज़ किया कि जितनी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की ग्रांट बंद की जा रही है और वे अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेट करेंगे। परंतु आप ये सोच के देखिए कहाँ हमारे बुजुर्ग जो गरीब अवस्था में हैं वो किस प्रकार से कई गुना मल्टीप्लाई फीस को लेकर के बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे। जैसे दैया साहब ने कहा अभी चंद मिनटों पहले कि पूरी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट, मैं एग्जांपल देखता हूँ क्योंकि मैं ईसी का मेंबर भी हूँ, वाइस चांसलर के साथ बैठता हूँ, मगर उसमें मैंने एक चीज़ देखी कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट या कोई और दूसरे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर एक भी टीचर रेगुलर नहीं है। किस प्रकार से शिक्षा नीति को हम आगे बढ़ा पाएंगे। परंतु आज वर्तमान में हमारे जो विद्यार्थीगण हैं उनको ऐसी शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए जो कि प्रोफेशन से रिलेटेड हो, इसी प्रकार से सिलेबस में होनी चाहिए जिससे कि वो अपने आने वाले समय में एक अच्छा और बीच में मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे, हर शिक्षक का अगर देखा जाए, हर स्कूल हर कॉलेज की बात की जाए, किताबी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस किया जाता है कि किताबों के बारे में नॉलेज हो, बच्चे बुक से पढ़े, लाइब्रेरी जाए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किताब के साथ साथ बौद्धिक ज्ञान भी हो। बौद्धिक ज्ञान पर किस प्रकार से आपका फोकस रहता है? ठीक कहा कि बौद्धिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ना रहें। जो विद्यार्थी बौद्धिक ज्ञान, सामाजिकता, पूर्ण रूप से व्यवहारिकता बना के रखता है वो ही विद्यार्थी आगे निकलता है, अपने समाज को, अपने बड़ों को, सभी को सहयोग को साथ लेके चले और शिक्षा नीति को साथ लेके चले, तभी वो आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुरेश जी आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य दोनों पे हम लगातार जिक्र करते नजर आ रहे हैं। शिक्षा को लेकर के हमने जाना कि बौद्धिक ज्ञान हो या डिजिटलाइजेशन हो, उस पर फोकस होता है। अब हम स्वास्थ्य का अगर जिक्र करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम डिजिटल चीज़ों पर फोकस करें। अब डिजिटल चीज़ों को लेकर हॉस्पिटल्स में किस तरह की व्यवस्था की जाती है, बात साइबर अटैक की भी कर लेते हैं क्योंकि उसको लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो कितनी मजबूती से आप अपने फंक्शंस पे फोकस करते हैं? देखो, जहाँ तक की बात करते हैं कि डिजिटल उजाला सिक्योरिटीज ग्रुप के सभी हॉस्पिटल्स में डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से हो चुका है। बहुत सारे हमारे जितना भी हम सोशल मीडिया को लेके चले वहाँ पे अवेयरनेस के क्रिएटिव्स हैं, वीडियोस हैं, वो हम रेगुलरली डालते रहते हैं। उसके बाद साइबर क्राइम की बात करें कि हर एक हॉस्पिटल में हमारा आईटी हेड है जो फायरवॉल हमेशा हमारे कंप्यूटर्स पे रहता है, तो उसमें साइबर क्राइम का होना बहुत ही कम चांसेस रहती हैं, जो अगर होता है तो अलर्ट रहते हैं उसके लिए। डिजिटल का ज़माना तो अब है, हर पर्सन व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे है। जब तक हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ नहीं जाएंगे, आगे फ्यूचर भी डिजिटल का ही है, तो डिजिटल तो हमें होना भी पड़ेगा। इंडिया को आगे बढ़ाना है तो डिजिटल तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सुरेश जी, जैसा हम बात कर रहे हैं वक्त से कदम मिला के चलने की समय के साथ, तो हॉस्पिटल्स में जैसे पहले के मुकाबले देखा जाता था, हॉस्पिटल्स में लंबी कतारें होती थी, अगर किसी मरीज को आना भी है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती थी कि इंसान पहले ही बीमार है वो और बीमार हो जाता। अब इसको लेकर के आपकी तरफ से किस तरह का सहयोग किया जा रहा है कि ऐसे लंबी लाइन ना लगाने पड़े, कतारों में ना खड़े होने पड़े मरीजों को और उनको अच्छी सुविधाएं मिल जाए? देखिए, उसके लिए जो हमारा डिपार्टमेंट है, पूरा डिजिटल हेड हमने अपॉइंट किए हुए हैं, तो पूरा फंक्शन हम करते हैं कि प्री अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, प्लस एक हमारे जो ग्रुप में है एक व्हाट्सअप अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम स्टार्ट किया है, जिसमें आप व्हाट्सअप पे इनिशियली हम नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम स्टेप बाय स्टेप है, अपॉइंटमेंट लेना है या इन्वेस्टिगेशन भी उनको फ़ोन पे चाहिए, वो भी उनको फ़ोन पे मिल जाती है। चाहे तो अपॉइंटमेंट की बात है कि अब तो डिजिटल हमने कर ही दिया है, तो अपॉइंटमेंट आप घर बैठे भी ले सकते हैं। वहाँ पे लाइन का उसमें थोड़ा सा बस यही इशू रहता है कि पेशेंट को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो अपॉइंटमेंट 12 बजे की है तो वो कम से कम 12:05 पहले वो आ जाए, ताकि टाइमली उसको डॉक्टर देख सके। बिल्कुल,
ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये सब सिर्फ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की कम्युनिकेशन है। चलिए ठीक है, गौरव जी, अगर हम बात यहाँ पर देखिए लगातार हम करते नज़र आ रहे हैं किस प्रकार से हमें जो समय की मांग है कि डिजिटल होना है, उसी पर हम लगातार बात करते नजर आए, फिर चाहे यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो। आपको क्या लगता है जो वक्त की मांग है कि हमें डिजिटल होना है या फिर हमें सोसाइटी में आगे बढ़ना है, क्या उन मांगों को हम पूरा कर पा रहे हैं? देखिए, जैसे जैसे डिमांड वैसे वैसे सप्लाई, मांग आएगी तो उसकी सप्लाई भी पूरी होगी। तो अगेन मैं अपनी स्टेटमेंट पे रहूँगा, यू कैन नॉट बी 100% श्योर ऑलवेज। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी हमारे पास मांग आ रही है हम उसको पूरा कोशिश करें कि उसको पूरा कर पाएँ। और डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा, अब पहले क्या होता था कि हम एक पेशेंट को कोई एक मैसेज दे रहे हैं, सपोज मैं आपको बताता हूँ कि आपको चोट लगी है तो आपको 4 चीज़ें करनी है। एक तो आपने रेस्ट देना है लिम्ब को, एक आपने बर्फ की सिकाई करनी है, एक गर्म पट्टी बांधनी है और हाथ को लटकाना नहीं है, हाथ को ऊंचा रखना है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बताने के बजाय अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू 1000 या 1 लाख लोगों को एक साथ बताऊँ तो मैसेज ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होगा। बिल्कुल, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है। नॉट जस्ट इंडिया, मेरे ऐसे पेशेंट्स हैं जो जिम्बाब्वे से, अफ्रीका से, उन्होंने अपनी क्वेरीज मेरे डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट को देख के मुझसे पूछी हैं। तो ये हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आपने यहाँ पर जिक्र किया डिजिटल प्लेटफॉर्म की, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी हालांकि हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किस तरह का सहयोग दिया जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि आप वर्ल्ड वाइड अपनी चीज़ों को किस प्रकार से हम चीज़ें कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, उसे आप स्प्रेड कर रहे हैं, तो इस पर आप किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं? क्या आपने सोशल मीडिया के द्वारा ही सोचा है लोगों तक पहुँचने का या और भी जरिया? और भी ज़रिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम, जैसे सपोज ये एक कॉलेज है, इस कॉलेज में हम अवेयरनेस कैंप लगा सकते हैं। इस कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स को जाके वो बातें बताएंगे, तो मैसेज एक साथ बहुत ज़्यादा लोगों तक बहुत जल्दी फैलेगा। ऐसे स्पोर्ट्स इंजरीज में जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ जाके अगर हम कैंप लगाएंगे, ना सिर्फ बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके अभिभावक, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, सब तक मैसेज जाएगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का अपना महत्व है। बिल्कुल, और खास तौर पर देखिए क्योंकि हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। आप हालांकि ये भी जिक्र करते नजर आ रहे हैं बार बार कि कुछ भी 100% नहीं हो सकता। हमें 100% पे पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग सोनीपत में? देखिए, परसेंटेज के आंकड़ों के हिसाब से आप कहाँ पर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त? परसेंटेज आंकड़े तो कागजों में होते हैं, हमें अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देने हैं, तो वही 100% है। आप अपने एफर्ट 100% दे सकते हैं, आउटकम भी 100% ही होगा। चलिए, यहाँ पर सुरेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीदें करते हैं आप और भी बेहतरी तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए, और भी बदलाव की ज़रूरत है आपके अकॉर्डिंग? क्या तो बदलाव तो एक ही तरीके से आ सकते हैं जी। सर आप बात पूरी करिए फिर हम तक। एक ही तरीके से आ सकता है कि जब तक हम खुद में सोचेंगे कि हमें ये काम करके दिखाना है। अब स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं कि अब जितना भी एक अच्छा मैसेज हम देखते हैं, जब स्वास्थ्य के रिगार्डिंग अवेयरनेस चीज़ें, जो भी हमारे कंसल्टेंट है या कोई भी योगाचार्य है जो आगे बात करता है कि इस स्वास्थ्य को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए, तो हम अपना ये देखें कि हम स्प्रेड कर रहे हैं, तो जितना जल्दी लोगों के पास पहुंचेगा वो मैसेज, तो उतना जल्दी से लोगों को समझ में आएगा कि हमें इस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाइयों से स्वस्थ रख सकते हैं, योग करके भी हैं, मेडिटेशन करके भी स्वस्थ रखा जा सकता है। बिल्कुल, तो योग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि फिजिकल एक्टिविटीज़ आजकल के दौर में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पर ध्यान देने की भी काफ़ी ज़रूरत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा को देने के लिए। इस सत्र में बस इतना ही, और यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ओके। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर। हेल्थ पार्टनर कबीर औषधालय, द फोर्टिफाइड आयुर्वेदा, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत, क्रॉस रोड्स हॉस्पिटल सोनीपत। एजुकेशन पार्टनर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वेन्यू पार्टनर छोटू राम आर्या कॉलेज,